हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, फर्स्टली मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट हूँ किसी फैमिली रीजन की वजह से। बट आप लोगों ने इतना बोला है बार बार, ठीक है मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चंस। फ़िलहाल मेरे पास कोई भी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग से काम चला रही हूँ जैसे तैसे। एक बार जब मैं अपने होम टाउन पहुँच जाऊँगी, इसके बाद मैं आपको वापस से विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करवा दूँगी, क्योंकि अभी हमारे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, पेन अवेलेबल नहीं है, तो इस चक्कर में हम आपको कुछ भी नोट डाउन करके नहीं बता पाएंगे। मोबाइल से जैसे भी हम आपको करवा पा रहे हैं, हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं क्लास, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, शाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 2 तारीख के तीनों शिफ्ट और 3 तारीख के तीनों शिफ्ट रात तक मेहनत करके कैसे भी करवा दें। क्लियर? चलिए, 4 को जिसका एग्ज़ाम है, और सर आप मैसेज कर रहे हैं बराबर, हमें पता है काफ़ी दिन से आप मैसेजेस कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। ये थोड़ी सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, गणगौर फेस्टिवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और एक संगाई फेस्टिवल से था। दोनों में से जो भी था, हमने आपको तीनों मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आया होगा वो आप रख लीजिएगा, जो नहीं आया वो आप तैयार कर लीजिएगा। गणगौर फेस्टिवल, अच्छा एक बच्चा बोल रहा था, देखो बच्चे क्या है कि हम अभी इस समय जहाँ पर हैं हरियाणा में, जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, वहाँ पे इयॉन डिजिटल का सेंटर है कुछ 400 मीटर की डिस्टेंस पे, इसलिए हम बच्चों से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। और सेकेंडली हमारा हॉस्टल है, तो हॉस्टल में काफ़ी बच्चे ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। चलो देखो, गणगौर फेस्टिवल कितने दिनों तक मनाया जाता है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आया था बच्चे, तो आपका 18 डेज तक मनाया जाता है। त्यौहार आपका होलिका दहन के दूसरे दिन से मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया पर फिनिश होता है। ये आपका जो मेन त्यौहार है, ये राजस्थान का मुख्य त्यौहार है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? गौरी पार्वती जी के सम्मान में मनाया जाता है। देखिए, थोड़ी सी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा। हम आपको कुछ भी नोट डाउन करके नहीं बता पाएंगे इस समय, तो आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने हॉस्टल पहुंचेंगे, हम आपको वापस से क्लासेस फिर से प्रोवाइड कराएंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद नोट्स, विद PDF। क्लियर? चलो, अब अगर ये क्वेश्चन नहीं था बच्चे, तो अगर ये था संगाई महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 दिन तक। कहाँ का मनाया जाने वाला त्यौहार है? आपका मणिपुर का। और आपसे एक क्वेश्चन ये और मुझे देखने में मिला है कि संगाई फेस्टिवल किस साल से मनाया जाने लगा, तो 2010 से ये मनाया जाने लग गया था फेस्टिवल। 10 दिनों तक मनाया जाता है और हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच किस स्टेट में? मणिपुर में मनाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? चलो ध्यान देना मेरे सुनने पे, क्योंकि मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। चलो, कौन सा भारत का सबसे बड़ा एक गन्ना उत्पादक राज्य है? तो जो हमारा है सबसे पहले आ जाएगा मणिपुर। अच्छा, संगाई महोत्सव के बारे में एक चीज़ और नोट डाउन करो। मिजोरम का आपका एक त्यौहार और पूछा गया था, चापचर कुट, ठीक है। इस त्यौहार को आप और याद रखना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये आपको पता होगा। कुछ और डिटेल अगर चाहिए तो उसमें हम आपको इंक्लूड कर रहे हैं। अगर गन्ने की मातृभूमि पूछी जाएगी तो आपकी कंट्री हो जाएगी, ठीक है, चेंज होकर ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो है विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात आएगी तो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में स्थित है। क्लियर? चलो, अब थोड़ा बच्चे मैनेज करना पड़ेगा। देखिए, हम भी सुबह से जैसे ही आप लोग के मैसेज देख रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं लगातार। फ़ोन पे थोड़ा दिक्कत तो हो ही रही है, बट क्या ही कर सकते हैं। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, जो निर्वाचित हो चुके हैं या जो मनोनीत किए गए हैं, दोनों सदस्यों के द्वारा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उनको मिलाकर एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, वो आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। किस आर्टिकल के तहत ये बोला गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 66। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। चलिए, और अगर आपका उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और कोई डिटेल्स आ जाती है तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 63 से 73 जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो सकता है, वैसे आएगा नहीं पर मैं बता देती हूँ, श्रीपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। एक आपसे क्वेश्चन और बना था, उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल का सदस्य यही होता है। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो आपका मनोनीत सदस्य हो जाएगा कि संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नागर शैली में बने बल्लभी मंदिर, देखो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर दो। बल्लभी मंदिर किस शैली में बना था? नागर शैली में। ये पूछा गया था। इसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार आकार है, नागर शैली में बना है। इसकी जो आयताकार इमारतें हैं वो गुम्बदकार कक्ष में होती हैं। इसको पैगन वॉल्टेड बिल्डिंग भी बोला जाता था।
जो हमारे मंदिर थे वो 3 कलाओं से बनाए गए थे मूल रूप से। पहला था नागर शैली, दूसरा था हमारा द्रविड़ शैली और तीसरा था वेसर शैली। अब अभी हमारे पास डिवाइसेस और पेन अवेलेबल नहीं है तो हम आपको नोट डाउन नहीं करा सकते हैं, बट हॉस्टल पहुँचते हम आपको करवाते हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे ध्यान से सुन लीजिए। नागर शैली जो है हमारी वो भारतीय मंदिर शैली में यूज़ हो जाती है, उत्तर भारत की मंदिर शैली में यूज़ होती है। द्रविड़ शैली जो है वो आपका जो गोपुरम पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार, गोपुरम के बारे में बोला गया था ना, वहाँ से आपका रिलेट हो जाता है। इसके अलावा आपका जो वेसर शैली है, वेसर शैली हमारा रिलेट करता है भारत के जो दक्कन पार्ट्स हैं वहाँ, या इसको शंकर शैली भी कहा जाता है। इसके अगर आप एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल्स देखो, उत्तरी भारत में जो मंदिर शैली है, नागर शैली, उसमें आपका उत्तर प्रदेश राज्य आ जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। द्रविड़ शैली के एग्जांपल अगर आप जाएंगे तो आपका रंगनाथन मंदिर हो जाएगा, कांचीपुरम मंदिर, तंजावुर मंदिर आ चुका है, इसकी शैली पूछी जा चुकी है। इसके अलावा आपका वेसर शैली के एग्जाम्पल आ जाएंगे, विरूपक्ष हो गया, चेन्नाकेशव हो गया, लतखान मंदिर हो गया। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन बना था शिफ्ट 1 में, 2 तारीख की शिफ्ट 1 में, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन अभी नहीं कंफर्म है। देखो, भारत को चीन से जोड़ने वाले दर्रे तो हमारा काराकोरम हो गया, नाथुला हो गया, लिपुलेख हो गया और दीपू। अब ये जो दर्रे ये अलग अलग तरह से जोड़ते हैं। जैसे कि काराकोरम दर्रा है, ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अब ये भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के शिजियांग प्रदेश को जोड़ता है, इस तरह से अलग अलग जोड़ता है। अब आपको ऑप्शन में कोई एक मिला होगा। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है और भारत चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा को ऐड करता है। फिर आपका लिपुलेख आ जाता है, तो ये चीन नेपाल भारत सीमा पर है। जहाँ तक मुझे आपका पता है, आपका शायद लिपुलेख मिला हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपका जो दीफू है ये आपका त्रिजंक्शन सीमा पर स्थित है ना, ये आपको पता होगा, जैसे कि भारत, चीन और म्यांमार। यहाँ पर हमें ऑप्शन कंफर्म नहीं है, चूँकि हमने किया भी नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक और है, भारत और चीन के बीच में एक पहाड़ी दर्रा पूछा गया है, तो काराकोरम। मेरे ख्याल से आपको जो ऑप्शन में मिला होगा बच्चे, वो काराकोरम मिला होगा। चलो एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि अब कल का शिफ्ट है और हमने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए थे, हम सेंटर पे नहीं गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ऑप्शन कंफर्म हो तो देख लेना। थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन लगा रखा है, बट अगर आता है तो एक बार थोड़ा सा इग्नोर करना। भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की शुरुआत पूछी गई थी कि किस वर्ष हुई थी, तो 2021 में हुई थी आपकी। किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। जितनी डिटेल्स पॉसिबल है हम आपको बता सकते हैं, उतना हम बोल के बता रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव जी थे। हुआ क्या था? आर्थिक सुधार जब हमारा 1991 में संरचनात्मक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, तब इसे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? आपके आर्टिकल 79 के तहत। थोड़ा सा शोर हो रहा है, चलिए, आपका आर्टिकल 79 के तहत किया जाता है संसद का गठन। चलिए, आर्टिकल 79 के अनुसार आपका कहा क्या गया था कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दोनों सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। आपका आर्टिकल 79 जो है वो आएगा किस पार्ट में? वो संविधान के भाग 5 में आएगा। पहले भी बताया था, आपको सारा करवाया था। टेलीग्राम चैनल पे एक फाइनल PDF के नाम से है आपका, वहाँ पे हमने आपको सारा मेंटेन किया हुआ था। कुछ आर्टिकल्स और बताओ। आर्टिकल 80 राज्यों की परिषद की संरचना से रिलेटेड है ना। और 75 जो है आपका, वो आपका प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। एक पठारी दर्रा आपसे पूछा गया था, यहाँ पर ऑप्शन हमें कंफर्म नहीं मिले हैं। पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? यहाँ पर ऑप्शन शायद आपको योजना आयोग मिला था। वैसे आपकी जो पंचवर्षीय योजना है वो तैयार करती है केंद्र सरकार। कब, कितने साल में? हर 5 साल में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाती हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद अधिकृत होता है, जो हमारी 5 ईयर प्लान्स को मंजूरी देता है। आगे चलते हैं। योजना आयोग देखो भारत सरकार की एक संस्था थी, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। इसको रिप्लेस कर दिया गया था बच्चे नीति आयोग से, और नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता था, वो मैंने आपको बता दिया था। चलो आगे। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBs के बारे में पूछा गया था। पहला क्षेत्रीय बैंक था आपका बच्चे प्रथमा बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 में। कहाँ पर? मुरादाबाद में। किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था? सिंडिकेट बैंक के द्वारा आपका स्पॉन्सर्ड था।
जितनी डिटेल हम आपको दे सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, पहला ग्रामीण बैंक भारत में वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था, ये हम आपको बता चुके हैं। चलिए, सबसे पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ये डेट आपसे पूछ लेता है डेट के साथ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे लोग मोबाइल से बनाने में, और जहाँ मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। महाबलीपुरम में किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? नरसिम्हावर्मन द्वितीय ने बनवाए थे आपके ये मंदिर। पल्लव राजा थे, ये आपसे पूछ लेता था कौन राजा, तो पल्लव राजा। आपसे ये भी क्वेश्चन मिलेगा कि महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के शासनकाल में हुआ था? तो आपके क्या आंसर हो जाएगा? नरसिम्हावर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं। एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका जो एलिफेंटा उत्सव है वो आपका फरवरी महीने में मनाया जाता है। एलिफेंटा द्वीप आपका क्या बोला जाता है? मुंबई। इसके अलावा किस सागर में स्थित है? ओमान सागर में स्थित है। इसमें देखो गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं जो शिव मंदिर से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं। देखो कुछ गुफाएं और याद कर लो, जैसे कि जूनागढ़ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में स्थित गुफाएं आपकी पूछ ली जाती है, जैसे भीमबेटका गुफा आपकी पूछ ली जाती है, कहाँ स्थित है? तो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ गुफाएं आपकी होशंगाबाद में स्थित हैं। पांडव गुफाएं पंचमढ़ी में स्थित है। इस तरह से गुफाएं आपकी पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछा जाता है, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। कब? 28 मार्च को मनाया जाता है। 2025 में भी मनाया जाएगा 28 मार्च को आपका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला? कला वर्ग में मिला है इनको। देखो सोनू कुमार जी जो हैं, अभिनेता सोनू निगम जी हैं, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके अलावा ऑल्सो नोन एज आधुनिक रफ़ी जी, ठीक है, आधुनिक रफ़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको एक उपाधि दी गई है। एक क्वेश्चन आपका 1857 रिवॉल्यूशन से मिला है, एक मिला है या 2 मिला है? 1857 की क्रांति से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, और अगर पॉसिबल हो पाया तो हम आपको ये टॉपिक अलग से करवा देंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे। जल को एक जलभृत में दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो वो जलभृत पुनर्भरण हो जाता है, एक्वाफायर रिचार्ज हो जाता है, आपकी प्रक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं। प्रक्रिया का नाम ही पूछा था। जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है? आपकी रथ यात्रा से संबंधित है जगन्नाथपुरी। कहाँ मनाया जाता है आपका जगन्नाथपुरी यात्रा? देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है। हमने आपको इसकी पूरी डिटेल पहले भी एग्जाम में करवाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनको भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता था। संविधान सभा का मसौदा कब तैयार हुआ था? देखो प्रारूप समिति का जो गठन था वो 1947 में हुआ था, और जब ये समिति थी इसमें कुल 141 बैठकों में भारत के संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। कुछ डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न मैं पूरे अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं है। संविधान सभा ने 22 समितियाँ बनाई थी। ये क्वेश्चन आपका याद करने लायक है। 10 आपकी समितियाँ प्रक्रियात्मक मामलों पर थी और 12 समितियाँ बनाई गई थी जिसमें कि मुख्य मामलों पर। देखो जब संविधान हमारा मूल रूप से आया था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। आपका संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक चीज़ और करो, ड्राफ्ट संविधान तैयार करने के लिए आपकी जो सभा थी वो कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। आपके जो इस ड्राफ्टिंग समिति में सदस्यों की संख्या रखी गई थी बच्चे, वो 7 रखी गई थी। B.R. अम्बेडकर के अलावा इसमें डॉक्टर N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर K.M. मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, N. जादव राव थे, और इसके अलावा T.T. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा बट हमने फिर भी बता दिया। संविधान सभा को पहली बार 1934 में M.N. रॉय के सामने रखा गया था। समिति में टोटल सदस्य 7। प्रारूप समिति का जो विचार था वो बच्चे आयरलैंड से लिया गया था। जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आगे चलते हैं। शिक्षा का संबंध किस आर्टिकल से है? आपका आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45, दोनों में से कौन सा आर्टिकल आपसे पूछा गया था हमें नहीं पता है अभी। अगर आपसे सभी के लिए शिक्षा से संबंधित आर्टिकल पूछा गया तो आपका 45 हो जाएगा। आपका आर्टिकल 45 के अनुसार क्या है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया था।
फिर आपका ये जो रखा गया था, जो आपका एम था, ये हासिल नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और आपको ये लाइन याद रखने वाली है कि किस आर्टिकल के तहत हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया था। आंसर हो जाएगा आपका 21A। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, आपको कौन सा ऑप्शन मिला था। आगे चलते हैं। एक आपसे डांस फॉर्म पूछा गया था, पूर्वोत्तर राज्य का नृत्य कौन सा है। छऊ नृत्य शायद ऑप्शन में मिला है आपको। हमारे पूर्वी भारत में होता है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और अलग अलग फॉर्म में मिलेगा आपको। ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, छऊ डांस के टाइप, अगर आपको याद हो तो। जो बच्चे हमारे साथ CGL 2024 के एग्ज़ाम से ऐड ऑन है, हमने वहाँ पर कहीं बताया है, इस साल तो नहीं बताया है, 2024 के एग्ज़ाम्स में हमने बताया है, हमने लिखा के बताया था आपको कि अगर आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया होता है, पुरुलिया छऊ पूछा जा चुका है। मयूरभंज छऊ भी पूछा जा चुका है, जो कि उड़ीसा में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ था आपसे, मयूरभंज छऊ कहाँ का नृत्य है, पूछा गया था। और झारखंड में आपका सरायकेला छऊ होता है, बताया था, गूगल पे सर्च कर लेना ना हो। और इसके अलावा 2024 में हमने PDF प्रोवाइड नहीं की थी, बट हमने डांस फॉर्म्स करवाए हुए थे आपको वहाँ भी। चलो, अल्टीमेट खो खो का चैंपियन कौन है। गुजरात जॉइंट्स कब हुआ था, 23-24 में हुआ था। आगे चलते हैं। अपनी लीग का दूसरा संस्करण था। टोटल टीम्स 6 टीम्स खेली थी, टोटल 34 मैचेस खेले गए थे। आगे चलो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है किससे है, 42वें संविधान संशोधन से है। एक क्वेश्चन आपका अभी बना था RPF में नहीं, अभी कौन सा एग्जाम हुआ था, सॉरी GD एग्जाम में। हाँ, GD एग्जाम में क्वेश्चन बना था अल्टीमेट खो खो, उसको ध्यान रखना। उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 2022 में हुई थी। स्वर्ण सिंह समिति आपका GD में भी क्वेश्चन आया था। तो ये जो समिति थी आपकी 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है आपकी किससे, मौलिक कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कई बार बता चुकी हूँ, 11 मौलिक कर्तव्य। और कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आपके मौलिक कर्तव्यों से, 51A। नेक्स्ट आपका है एक पॉइंट और है कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर। चलो, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन थे, देखो 3 सदस्य थे। स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी हमारी, 1976 में, पहले बताया था। और सदस्य भी बताए थे, AR अंतुले थे, SS रे थे, CM स्टीफन थे। चलिए, आज मुझे पढ़ाने में भाई उतना अच्छा नहीं लग रहा, भाई मेरे पास थोड़ा सा ऐसे सीरीज़ नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे बिना लिखे पढ़ाने का मज़ा नहीं है, जब तक 10-12 पॉइंट्स लिखा के बताओ ना, है ना। चलो, अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, ये एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, आगे चलो। खरीफ फसल का एक उदाहरण पूछा गया था, हमें ऑप्शन नहीं पता ऑप्शन में क्या मिला था, तो आप अपना छाट लेना। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, अरहर। आर्टिकल 42 पूछा गया था, काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा ये रिलेटेड है आपका DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। बस्तर दुर्ग किस राज्य से संबंधित है, आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। बस्तर और दुर्ग दोनों ही छत्तीसगढ़ के एक जिले हैं। ठीक है, चलो। मालवा का पठार, देखो ये जो क्वेश्चन आया था बच्चे, ये नदी के किस नदी के उत्तर में है, ये पूछा गया था। क्लियर, क्वेश्चन यही आया था कि किस नदी के उत्तर में हमारा जो है मालवा का पठार है, तो आपका आंसर है नर्मदा नदी के उत्तर में पठार स्थित है। दिल्ली पर पुनः कब्जा कब कर लिया गया था, 21 सितंबर 1857 पे पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। आगे चलते हैं। आर्टिकल 12 से 35 किस भाग से संबंधित हैं। अच्छा, एक बात और लिखो इधर पे, ये जो लिखो क्या, चलो देखो, जो आपका कब्जा हुआ था दिल्ली पर 21 सितंबर 1857 में, ये घटना 1857 के विद्रोह के दौरान हुई थी। 1857 का विद्रोह एक बार रीड कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं हमें। इसमें ब्रिटिश सेना ने दिल्ली के घेराबंदी की थी, ये याद रखना। आगे चलो। आर्टिकल 12 से 35 किस भाग से रिलेटेड है, भाग 3 में है। किससे जुड़े हैं, मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में हम आपको पूरी डिटेल दे चुके हैं। फाइनल PDF देखो, टेलीग्राम में GD एग्जाम में हमने प्रोवाइड किया था ना। चलो, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से क्रम का था, तीसरा अभ्यास हुआ था आपका, कहाँ, महाराष्ट्र, पुणे में हुआ था, नाम आष्ट्रा हिंद। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, पेन होता तो पढ़ाने में मज़ा आ जाता फिलहाल के लिए। चलो देखो, मगरमच्छ के दिल में कितने कक्ष होते हैं, टोटल होते हैं 4 कक्ष।
मगरमच्छ के हृदय में ही 4 कक्ष होते हैं, अदरवाइज इसको छोड़कर जितने भी सरीसृप हैं उनके पास अपूर्ण 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे मछलियों के पास 2 कक्ष हृदय होते हैं, उभयचरों के पास 3 कक्ष होते हैं, कॉकरोच का भैया 13 चैम्बर दिल होता है। इन्होंने तो हैट्रिक पार कर दी। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे फ्रेम हुआ है मौर्य डायनेस्टी को लेके, कुछ जिम्मेदार टाइप का। भाई ये क्वेश्चन मैंने कॉपी करा है। इसके अलावा हमें कुछ पद मिले इस तरह का। देखो हम आपको थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारियां थी, जैसे सम्राट होता है, सम्राट मौर्य साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता है। वो सारी सैन्य और न्यायपालिका है ना, सब पर अपना पावर रखता है, सब उसके अंडर में होता है। फिर है हमारा समाहर्ता। जो समाहर्ता होता है बच्चे, वो भू राजस्व विभाग का प्रभारी होता है। जितने भी कर होते हैं उनकी निगरानी, उनकी जिम्मेदारी, सारा कुछ समाहर्ता ही देखता है। अब नोट डाउन नहीं कर सकती हूँ मैं, बट मैं जैसे ही अपने हॉस्टल पहुँचूंगी मैं आपको वापस से ये वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। अभी मेरे फ़ोन की थोड़ी बैटरी भी लो है और मैं भी जहाँ पर अवेलेबल हूँ भाई वो थोड़ा सा गांव है। चलो देखो, फिर होता है हमारा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष क्या है, जितने भी आर्थिक विभाग को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अध्यक्ष की होती है। महारथ होता है, वो शाही रथों और घुड़सवार सेना की देखरेख करता है। कृषि विज्ञानी और वनपाल होते हैं, जो कृषि नियोजन और वानिकी प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। धर्म महापात्र होते हैं, जो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है सन्निधाता। तो वो कोषागार और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पुरोहित तो सबको पता है, मुख्य पुजारी होते हैं। चलो आगे, जितनी डिटेल मुझे लग रहा है मैं दे सकती हूँ उतना मैं आपको देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। किस मुख्य अर्थशास्त्री जो कि 69 वर्ष के थे का निधन हो गया है, जो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ये आपके विवेक देवराय जी हैं जिनका निधन हो गया है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में वर्णित है? हमने आपको पहले भी इंक्लूड किया है। आर्टिकल आपके क्या हो जाएंगे, 12 से 35। चलो टोटल आपके कितने अधिकार, 6 बताए थे। 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था 44वें संशोधन के तहत। हमने आपको ये भी डिटेल दे दी थी। एक काम करो, पीडीएफ फाइनल वाली ज़रूर से ज़रूर पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे ही बस एक बार नहीं दिखते, एक बार ऐसे ही बस सरसरी निगाहों से रिपीट कर लो। चलो, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी शामिल है? आर्टिकल 36 to 51 हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। भाग हो जाएगा आपका 4। आगे चले, हमने आपको भाग पूरा करवा दिया है। किस और एक बात और ध्यान रखना, संविधान जब निर्माण हुआ था बच्चे उसमें भाग कितने थे, 22, जो कि अब कितने हो गए हैं, 25। 22 से 25 हो गए। टोटल आर्टिकल आपके पास थे बच्चे 395 और आप कितने हो गए, 448। और अनुसूचियां जब मूल रूप से थी तो थी आपके पास 8, अभी कितनी है, 12। छोटा सा मैं बता भी सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं आपको बताने बैठूंगी। चलिए कोई बात नहीं है। एक काम करो, भारतीय संविधान के हमने सारे फैक्ट्स करवा दिए आपको फाइनल पीडीएफ में, आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रीनशॉट या लेके कर पाई तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको डाल दूँगी अपनी पीडीएफ से निकाल के। चलो आगे, 1857 के नवाब को किन अंग्रेज़ों ने दमन किया? ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बच्चे वो मुझे मिल नहीं पाई है, एक्चुअल लैंग्वेज क्या है ये, पर इसका जो आंसर है 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, अवध के नवाब को किस अंग्रेज ने दमन किया था? तो कॉलिन कैंपबेल ने किया हुआ था। एक क्वेश्चन आपका हमें ये मिला है कि कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया था? तो बेगम हजरत महल। क्लियर? अच्छा एक बात और सुनो, हाँ अभी हमारे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो मैं बताऊँ आपको। विद्रोह के केंद्र और उनके नेता हम आपको डिस्कस कर देंगे, ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस नहीं करना। चलो, अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने 1857 के खिलाफ सुरक्षा बलों की मदद की थी। दिल्ली से किसने, कौन सा नेता, विद्रोह का केंद्र जब हमारा दिल्ली था वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह दुती और बख्त खान जी ने। लखनऊ, अवध और आगरा हमारा विद्रोह का केंद्र जब रहा तो वहाँ से जो नेतृत्व हुआ था वो बेगम हजरत महल जी के द्वारा किया गया था। कानपुर से नेतृत्व जो हुआ था वो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, मेरठ में कदम सिंह और फैजाबाद में बच्चे आपका मौलवी अहमदुल्लाह ने किया हुआ था। क्लियर? चलो एक चीज़ और सुनो, हमने आपको नेता बता दिए। और एक बात, जैसे ये दमनकारी था ना, दमनकारी थे कॉलिन कैंपबेल, एक बात ध्यान से सुनो या पेन ले लो, वीडियो को लेके नोट डाउन करते रहना, या मैं इसको ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ आपको अगर मैं कर पाई। देखो, दिल्ली में हमारे जो नेता थे वो थे बहादुर शाह दुती, और अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया था दिल्ली में वो थे जॉन निकोलसन।
लखनऊ में हमारे जो नेता थे वो थे बेगम हजरत महल, और जिन्होंने उनका विद्रोह दबाया था वो थे हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट कानपुर, नाना साहेब, सर कॉलिन कैंपबेल, और झांसी और ग्वालियर। देखो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म करना, क्वेश्चन नंबर 36 में ये कानपुर में पूछा गया था क्योंकि ऑप्शन में तो कॉलिन कैंपबेल थे, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो अगर कानपुर दिया होगा तो नाना साहब ऐड होगा, अगर नहीं है तो एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से अपना क्वेश्चन फाइंड कर लेना। उसके बाहर आपको नहीं मिला होगा, इसलिए मैंने पहले बोला लैंग्वेज थोड़ा हमें कंफर्म नहीं इस क्वेश्चन की। चलिए, झांसी और ग्वालियर में जो विद्रोह दबाया गया था वो था जनरल ह्यूज रोज के द्वारा। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व हो रहा था, जिसको कि दबाया गया था सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। इलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली जी ने नेतृत्व किया था और विद्रोह को दबाया गया कर्नल ऑनसेल के द्वारा। बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह हो रहा था, जिसको दबाया था विलियम टेलर ने। मैं कोशिश करती हूँ मैं इस चीज़ को ऐड ऑन कर दूँ। चलिए, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। हमें फिलहाल 36 क्वेश्चन मिले थे आउट ऑफ 50। मैथ देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है बच्चे, अब मैथ्स में कोई एकदम आपसे 2 1 2 तो नहीं पूछेगा, है ना। अब आप थोड़ा सा मेंस लेवल में जाएंगे, क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, आप ये सोचो कैलकुलेटिव तो हर एक चीज़ है। रीजनिंग बाकी हमने पहले भी बताया था, रीजनिंग अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका उसी से काम हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, और शिफ्ट 2 हम आपको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। आपको इसी फॉर्म में शिफ्ट 2 भी मिल पाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमने आपको पहले शेयर कर दिया है। PDF ऐसी ही मिल पाएगी आपको बिना नोट डाउन किए। अगर आपको चाहिए PDF तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपको ऐसी PDF प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही हम अपने हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं हम आपको हैंड रिटन PDF प्रोवाइड करेंगे, फिर से ये वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें एक बार इन्फॉर्म ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, साथ में बने रहिएगा।